Hey guys, hello and welcome to the channel EduZone Learning Solution. So we are going to start with today part number 3. ठीक है, so part number 3 से start करने वाले हैं हम लोग आपका जो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 और 18 है. so part number 1, 2 में हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखा था हमने, उनके एसिडिक प्रॉपर्टीज़ देखा था. ठीक है, तो वो डिस्कस किया था. साथ ही साथ हमने क्या क्या देखा था, जो ऑक्सो एसिड होता है वो क्या है, और बहुत सारी चीज़ें उनकी देखी थी, जैसे कि टोटल आप उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेक करते हो, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस तरीके से होता है. तो वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जो है बेसिक सब कुछ कवर किया था. फर्स्ट या सेकंड पार्ट में मैंने आपको ये भी बताया था उसमें कि किस तरीके से आप जो है एस पी डी और एफ ब्लॉक में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग किस तरीके से होता है. ठीक है, सो आज हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे. तो इसमें मेरा मेन मोटो है कि आपको जो है इंटर हेलोजन कंपाउंड जो होता है वो आपको बता सकूं कि इंटर हेलोजन कंपाउंड किस तरीके से वर्क करता है और उसमें जो है रिएक्शन किस तरीके से बनता है. तो ज़्यादा इस पर और डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि भाई आप सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, ताकि कोई भी पार्ट आप मिस ना कर सको. और जो भी है आपके सिलेबस के रिलेटेड, महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक के रिलेटेड, उसके रिलेटेड जो भी है वो सारा कुछ हम लोग जो है कवर करने वाले हैं. ठीक है ना. सो देखो, अगर आपका डिमांड होगा न्यूमेरिकल्स का या फिर आपके जो एक्सरसाइजेस है वो भी कवर अप करना है तो वो भी मैं करवा दूंगा, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आप जो है सबसे पहले वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो भाई और सब्सक्राइब करो. चलो, तो इसी के साथ यहाँ पे शुरुआत करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. अभी के लिए तो चलो, तो भाई स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के साथ. अभी तक तो आप लोग ये सारे स्टेट से मतलब जो है क्लियर हो चुका है आपका कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है. ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता चला है, और मतलब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये सब क्या होता है, ये सब चीज़ों से आप क्लियर है. ठीक है ना. सो यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, बेसिकली ओजोन ऑक्सीडाइज के बारे में बात करेंगे हम लोग. तो देखो, बेसिक हमारे पास डिकम्पोजिशन किस तरीके से होता है. डिकम्पोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लिबरेट नेसेंट ऑक्सीजन. नेसेंट ऑक्सीजन बोले तो क्या हो गया, सिंगल मॉलिक्यूल, आप बोल सकते हो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि O2 नहीं होगा ना ही आपका O3 होगा. नेसेंट मतलब सिंगल, आपका जो रहेगा वो एटम सिंगल रहेगा. ठीक है, सो यहाँ पे देखो O3 आपको दिया हुआ है, उसको ब्रेक डाउन किया है तो आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, O2 प्लस O बन रहा है. ठीक है ना. सो ये फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, प्योर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन. अभी ऑक्सीडाइजिंग होना है ना, ऑक्सीडाइजेस लिखा है. ऑक्सीडाइजिंग होने का क्या मतलब होता है कि ऑक्सीजन के जो एटम है उनको गेन करना है. मतलब आफ्टर रिएक्शन आपके पास जो है ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडाइज होता है, मतलब रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजेशन होना. तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे आफ्टर रिएक्शन, ये समझ के चलो. ठीक है, सो ओजोन ऑक्सीडाइजेस लीड सल्फाइड. ठीक है, लीड सल्फाइड. लीड बोले तो क्या, पीबी आपका लीड हुआ, सल्फाइड आपका क्या होता है, सल्फेट आपका क्या होता है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको एक और बार से जो है रिवाइज इसमें करवा दूंगा आगे के स्लाइड में. तो देखो, सल्फाइड यानी PbS हो गया आपका लीड सल्फाइड. टू लीड सल्फेट, अभी देखो सल्फेट बोले तो SO4 होता है आपका, वो सब आपको पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. एंड आयोडाइड आयंस टू आयोडीन. आयोडाइड आयंस टू आयोडीन मतलब आपका क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल लीड सल्फेट, और यहाँ पे जो इन्होंने सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है वो दोनों को कंसीडर किया. तो बैलेंसिंग आप कैसे करोगे, इसमें PbS आप करोगे प्लस 4O3 करोगे तो क्या होगा आपके पास. यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन किस तरीके से होता है, बैलेंसिंग किस तरीके से होता है, आप लोग सभी लोग अवेयर हो, लेकिन मैं एक और बार आपको बता देता हूँ इसमें. तो रिएक्शन कैसे बनेगा, कभी भी याद रखना, लीड जो होता है ना, सो आपका यहाँ पे जो भी एलिमेंट है यहाँ पे सल्फर के साथ जो बनाएगा, तो स्टेबल फॉर्म क्या रहेगा, सल्फेट रहेगा, हमेशा याद रखना. ओके, PbSO4 बन गया आपका और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बन गया. क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे देखो, ये देख के आपको समझ में आ जाएगा. Pb यहाँ पे कितना है, 12 मॉलिक्यूल्स, 12. ठीक है, तो टोटल 12 ऑक्सीजन एटम्स है, यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स है. ठीक है ना. सो ये अगर आप हटा देते हो तो ट्राइवैलेंट बॉन्ड बनाता है, बेसिकली ट्राई एटम बोल सकते हो आप इसको. सो PbSO4 और साथ में आपके पास कितना रहेगा, पेंडिंग 8 रह जाएगा, तो उसको आप कैसे लिखोगे, 4O2 लिखोगे. समझ में आ रहा है.
ओके, सो देखो अभी यहाँ पे आपके पास क्या दिया है, दूसरा आयोडाइड के लिए दिया हुआ है, आयोडाइड आयंस टू आयोडीन के लिए दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KI दिया है प्लस H2O प्लस O3 दिया हुआ है, ठीक है ना, प्लस O3 दिया हुआ है आपको। तो ये इसमें ऑक्सीडाइजेशन के लिए कैसे होगा, 2KOH हो जाएगा और उसके बाद क्या बचेगा आपके पास, I2 आइडल बच जाएगा। I2 जो है यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, KOH आपका जो है यहाँ पे स्टेबल फॉर्म रहेगा और आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलेगा। चलो इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, आप पेपर पेन लेके इसको जो है बैलेंसिंग करने का ट्राई करिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा है ना, इसमें से देखो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ तो मैं इजीली आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। देखो ये OH हुआ, ये प्लस हुआ, ठीक है, ये प्लस क्या हो गया, ये H हो गया, है ना, ये इस चीज़ का मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी ये O3 है, अभी ये O3 है यहाँ पे, ठीक है, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, आयोडीन को हटाना है। यहाँ पे मुझे आयोडीन को हटाना है और मुझे अलग से यहाँ पे जो है आयोडीन के आयंस चाहिए। तो मैं कैसे लिखूँगा, 2K तो एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे, है ना, 2K तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस अभी यहाँ पे जो O3 है इसमें से मैं एक ऑक्सीजन ले लूँगा, यानी O प्लस O2 लिख देता हूँ इसको मैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, 2KOH लिख रहा हूँ ना मैं, 2KOH लिख रहा हूँ, मतलब ये वाले ऑक्सीजन को मैं इसके अंदर इंक्लूड करवा दे रहा हूँ यहाँ पे। सो 2KOH आपका बन के तैयार हो गया। आपका क्या बच गया यहाँ पे, आयोडीन का 2 बचा और क्या बचा, ऑक्सीजन का O2 बच गया। समझ में आ रहा है, ये आप लिखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये ज़्यादा रिएक्शंस जो है इस पर आपको कॉम्प्लिकेशंस कभी भी नहीं करना है। करना क्या है, आपको कभी भी रिएक्टेंट पे फोकस करना है। रिएक्टेंट पे फोकस करके आपको क्या चेक करना है, इसके आप है ना स्टेप बाय स्टेप इसको ब्रेक डाउन करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या होना चाहिए, ब्रेक डाउन होना चाहिए। आपका जो मॉलिक्यूल है, जैसे यहाँ पे मुझे पता है कि मेरा जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला जो 2KI है, इसका ब्रेक डाउन होना चाहिए, फिर कॉम्बिनेशन बिठाने आना चाहिए। ये हमेशा याद रखना, कोर स्टेप में आपको बता रहा हूँ, या आप इसको मतलब समझ लीजिए इसी एस्पेक्ट पर जो है ना आपका टोटल मतलब जो भी है आपका रिएक्शंस जो है इसी एस्पेक्ट पर तैयार होता है। ब्रेक डाउन, कॉम्बिनेशन और बैलेंसिंग, बस ये 3 चीज़ आपको आ गई तो आपको दूसरा और कुछ सीखना नहीं है। अभी इसके लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। जितने रिएक्शंस देखते हो हमेशा पहले क्या करोगे, हमेशा पहले फोकस आपका किस पे रहना चाहिए, फोकस आपका रहना चाहिए रिएक्टेंट पे। किस पे रहेगा फोकस आपका, रिएक्टेंट पे फोकस रहेगा। रिएक्टेंट पे फोकस बना रहा, इन 3 चीज़ों को आपने फॉलो किया, BCB ब्रेक डाउन, कॉम्बिनेशन, बैलेंसिंग। याद रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, ब्रेक डाउन, कॉम्बिनेशन, बैलेंसिंग। पहले ब्रेक डाउन करोगे, उसके बाद कॉम्बिनेशन बिठाओगे और उसके बाद बैलेंसिंग। बैलेंसिंग इन द सेंस क्या करना है आपको, मोल्स इनके चेक करने, नंबर ऑफ मोल्स परफेक्टली मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर द रिएक्टेंट एंड आफ्टर द रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। चलो आई होप इतना क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अभी सिंपल ऑक्साइड्स पे आते हैं। देखो भाई, सिंपल ऑक्साइड्स में मैंने फिलहाल 2 चीज़ लिया है, एसिड ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स। इन दोनों चीज़ को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, इसलिए वापस कवर करने वाला नहीं हूँ। ओके, एसिड ऑक्साइड्स में क्या होगा मेरे पास, एसिड ऑक्साइड्स में एक चीज़ समझ लो, आपके पास क्या होने वाला है, कभी भी फोकस करो यहाँ पे। अगर देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, एन ऑक्साइड विच डिजॉल्व्स इन वाटर टू गिव एन एसिड और रिएक्ट विथ अ बेस टू गिव अ सॉल्ट इज कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वाटर में डिजॉल्व होता है ताकि वो आपको क्या प्रोड्यूस करके दे सके, एसिड, या फिर रिएक्ट विथ अ बेस टू गिव अ सॉल्ट, वो होता है आपका एसिडिक ऑक्साइड। सो एग्जाम्पल क्या क्या दिया हुआ है आपको, आपके पास यहाँ पे तो देखो यहाँ पे SO2 SO3 लिया है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, फिर N2O5 दिया है, फिर यहाँ पे Cl2O7 दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपके पास कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, तो आप रिएक्ट करवा सकते हो इनको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला एग्जांपल हमने H2O के साथ लिया हुआ है, दूसरा हमने क्या दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लिया हुआ है। सो यहाँ पे क्या रोल है बेसिकली, देखो ये क्या बन जा रहा है, यहाँ पे H2SO3 आपका बना रहा है ना, आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे। ओके, सो इस केस में आपको कैसे करना है, कैसे समझना है वो देखो, हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, हाइड्रोजन गेन यानी एसिडिक प्रॉपर्टी हो गया ये। और ऑक्साइड्स की अगर मैं बात करूँ तो सोडियम यहाँ पे जो बेस बना रहा है, और यहाँ पे हमने क्या लूज़ किया, वाटर मॉलिक्यूल को लूज़ किया, मतलब ये जो है यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है आपका जो प्रोडक्ट है वो। सो SO3 आपका क्या बन गया, ये SO4 बन गया, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ यहाँ पे जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH है वो क्या हो गया आपका
हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्म है वो वाटर मॉलिक्यूल में ज्वाइन हो गया और बाकी आपका जो सोडियम है वो आपका क्या बन गया यहाँ पे Na2SO4, यानी ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स। जनरली आपके जो ऑक्साइड्स होंगे ऑफ नॉन मेटल्स वो जो भी है मतलब एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे। बेसिक ऑक्साइड का सेम केस आप कैसे लोगे, इसमें क्या करना है आपको, हाइड्रोजन से ऐड करने के बाद वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म में मिलने चाहिए, दैट्स इट सेम। सो कैल्शियम यहाँ पे ऑक्साइड लोगे आप लोग। सो इसमें क्या होता है कि ये आपको एसिड की जगह पे बेस देना चाहिए, ये आपको ये एसिड की जगह पे बेस देना चाहिए। जैसे यहाँ पे मुझे ये एसिड दे रहा है, यहाँ पे मुझे ये क्या देगा, यहाँ पे मुझे ये बेस देगा। पहले वाले रिएक्शन में क्या दे रहा है, ये मुझे एसिड दे रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे ये CaOH2 यानी कि हाइड्रोक्साइड बन गया, मेरा बेस बन गया। और तो यहाँ पे देखो वाटर टू गिव अ बेस और रिएक्ट विथ एन एसिड, यानी ये HCl है, ये क्या है आपका एसिड है, रिएक्ट विथ एन एसिड टू गिव सॉल्ट यानी ये बेरियम क्लोराइड प्लस H2O इज कॉल्ड एज बेसिक ऑक्साइड। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ हो। अगेन एक और बार फटाफट से बता देता हूँ। देखो स्टेटमेंट पे फोकस करो, एसिडिक ऑक्साइड क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो विच डिजॉल्व्स इन वाटर, पहली बात विच डिजॉल्व्स इन वाटर, और बोल रहे हैं आपको एसिड दे देगा। एसिडिक ऑक्साइड मतलब अगर उसको पानी के साथ रिएक्ट करवा दिया और वो डिसॉल्व होने के बाद मुझे एसिड दे देगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा, यानी मैं इसको AO लिख देता हूँ। दूसरा ये क्या बोल रहा है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, रिएक्ट विद अ बेस। रिएक्ट विद अ बेस यानी मेरे पास ये NaOH है जो कि बेस है। रिएक्ट विद अ बेस टू गिव अ सॉल्ट इज कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड, यानी ये मुझे सॉल्ट दे रहा है। Na2SO4 क्या है, ये आपका क्या है, ये सॉल्ट फॉर्म है। सो ये मुझे क्या देगा, अगेन एसिडिक ऑक्साइड देगा। सेम चीज़ यहाँ पे पहले वाले में क्या बोल रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद मुझे वो क्या देना चाहिए, बेस देना चाहिए। तो ये हाइड्रोक्साइड दे रहा है, मतलब ये क्या हो गया, ये बेस हो गया, यानी बेसिक ऑक्साइड हो गया आपका। दूसरी बात क्या बोल रहा है, ये एसिड के साथ रिएक्ट कराने के बाद ये मुझे बेसिक ऑक्साइड देना चाहिए, ठीक है, मतलब को सॉल्ट देना चाहिए। तो ये हमने एसिड ले लिया HCl, तो ये हमें क्या देगा, अभी रिएक्ट कराने के बाद जैसे बेसिक ऑक्साइड है तो ये बेरियम क्लोराइड देगा। ये जो है हाइड्रोजन इसका लूज़ कर देगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन लूज़ कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, बेसिक ऑक्साइड बन जाएगा। बेसिक टर्म्स आपके क्लियर है तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और कोई दिक्कत हो भी तो मुझे जो है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या जो भी है जो भी एंगेज करेंगे मतलब चैट बॉक्स में जो भी अपना कमेंट बॉक्स है, सो बाकी भी आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हो। ओके, सो देखो अभी यहाँ पे कंपाउंड्स की हम लोग अगर बात करते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड के केस में, सो इसमें हम लोग यही देखने वाले हैं आपका, एक सेकेंड है जस्ट, ओके। सो कंपाउंड्स ऑफ सल्फ़र देखेंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ देखेंगे, सल्फाइड्स के साथ देखेंगे, है ना। सो सल्फ़र की बात करूँ तो सिंगल मॉलिक्यूल हो जाएगा, सल्फाइड की अगर मैं बात करूँ तो SO3 हो जाएगा, सल्फाइड्स की अगर मैं बात करूँ, ये सल्फाइड यानी SO3 हो गया आपका, सल्फाइड्स की बात करूँ तो सिंगल मॉलिक्यूल सल्फेट यानी SO4 हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। नॉर्मल रिएक्शन है, रिएक्शन देख लो, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस यानी कैन बी प्रिपेयर्ड, मतलब ये बोल रहा है बाय बर्निंग ऑफ सल्फर इन एयर, यानी क्या करना है आपको, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है। एयर मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन की बात हो रहा है ना, एयर के साथ रिएक्ट कराना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना। तो ये क्या देगा आपको, सल्फर डाइऑक्साइड गैस दे देगा। फ्रॉम सल्फाइड यानी क्या हो गया आपके पास, इन द लेबोरेटरी सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड, सल्फर डाइऑक्साइड बोल रहा है यानी SO2 बनेगा कभी, जब भी हम ट्रीट करेंगे सोडियम सल्फाइड यानी Na2SO3 को विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी Na2SO3 को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो मुझे यहाँ पे क्या देना चाहिए, टाइट्रेशन होने के बाद आप यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए मुझे SO2, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड मिलना चाहिए। अभी यहाँ पे देखते हैं सल्फाइड का क्या सीन है, ZNS, सल्फर डाइऑक्साइड ये बनना चाहिए मेरे पास SO2। सारे केस में आपको जो है यहाँ पे कंपाउंड ऑफ सल्फर चाहिए, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड आपका जो है प्रोडक्ट साइड पे बनना चाहिए। तो सल्फाइड के साथ आप क्या करोगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एयर में इसको अगेन आप करवा दोगे। सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रोस्टिंग जिंक सल्फाइड एंड आयन पायराइड्स यानी ये Fe की बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट है जिंक सल्फाइड और दूसरा आपको दिया है आयन पायराइड्स दिया है, ठीक है। सो इनके साथ आप जब रिएक्ट करवाओगे तो आपको क्या करेगा, ब्रेक डाउन होकर सिंपल ये सोडियम डाइऑक्साइड देगा।
प्रॉपर्टीज़ देखो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस, ये याद रखो, विथ अ पंजेंट स्मेल, यानी बेकार स्मेल होता है, एकदम घटिया स्मेल होता है। आप भी अभी लैब में देखोगे, मैंने बहुत सालों पहले देख चुका हूँ ये चीज़, ठीक है। दूसरा है इट इज़ पॉइजनस इन नेचर, तो भाई ये पॉइजनस इन नेचर होता है, तो आपको मतलब बेयर हैंडेड इसको टच नहीं करना है। हो सके तो अब पता नहीं आपका कॉलेज आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करवाता होगा, लेकिन इसको जो है अगर पॉसिबल हो तो एसिड को टच करने से पहले, या फिर ये जो एसिडिक जो अपना जो पंजेंट और पॉइजनस होता है, इन चीज़ों को टच करने से पहले आपके हाथों में ग्लव्स होना चाहिए। अभी सल्फर डाइऑक्साइड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड सल्फ्यूरस एसिड। It liquefies at room temperature under a pressure of 2 atmospheric and boils at 263 Kelvin। देखो रिएक्शन देख लो फटाफट, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, रिएक्शन विद Cl2 ऑक्सीजन और NaOH। क्या हो रहा है, सीधा बैलेंसिंग पे फोकस करना है। ये सल्फर डाइऑक्साइड दे दिया, सल्फर डाइऑक्साइड दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, क्या बनाएगा, SO2Cl2 बना देगा। इसमें क्या करेगा, आपका 2SO3 दे देगा, यानी ये क्या करेगा आपको, बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड जब आपका रिएक्ट करेगा तो ये वेनेडियम इन्होंने जो भी लिया हुआ इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम, तो ये सारी चीज़ें एक्सेप्शन होती है, आपको पता होना चाहिए। पता नहीं होगा इन केस तो इस केस में आपको जो है क्वेश्चंस में ये लोग ज़रूर मेंशन करते हैं। बाकी हो सके तो कैटलिस्ट का या फिर एक्सटर्नल एजेंट का आप नॉलेज जितना ज़्यादा से ज़्यादा रखें वो बढ़िया रहेगा। बाकी इसके बिना भी आपका रिएक्शन तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत डिफर करता है प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सल्फर डाइऑक्साइड है मेरे पास, रिएक्ट कराऊंगा अगर मैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो मेरे को क्या देगा, ये सोडियम सल्फाइड देगा, यानी Na2SO3 देगा प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सो रिएक्शन विथ Na2SO3, इसमें ज़्यादातर रिएक्शन ही है। आप चाहो तो आप इसको अभी नेक्स्ट स्लाइड पे भी जो है फॉरवर्ड करके लेके जा सकते हो, अगर आपका रिएक्शन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आपको अगेन सोडियम सल्फाइड दिया हुआ है, वाटर के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या दे देगा, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड दे देगा, ठीक है। ये नॉर्मल बेसिक रिएक्शन है, इस पर मैं ज़्यादा और ही क्या डिस्कस करूँ। मतलब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ में आपके पास क्या होने वाला है, यहाँ पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ में आपका यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो है वो गेन हो जाएगा यहाँ पे मोस्टली जो है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग, SO4 आपका सल्फेट बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड से, और यहाँ पे जो है 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर आप ये वाला रिएक्शन देखते हो पोटेशियम पर मैंगनेट वाला, सो इसमें क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड आपको दिया है, वाटर मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मैग्नीशियम सल्फेट बना देगा ये, और ये पोटेशियम सल्फेट दे दिया और सल्फ्यूरिक एसिड आपका बन गया। सो ये सब आपको प्रैक्टिस के बाद आएगा। ये नॉर्मली मैंने आपको बताया क्या करना है, ब्रेक डाउन, कॉम्बिनेशन, बैलेंसिंग, 3 चीज़ पे फोकस करो, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रैक्टिस आप रखोगे तो कोई भी चीज़ से आपको दिक्कत कभी भी नहीं होने वाला है। तो इसका बहुत ही एक अच्छा ट्रिक है जो मैंने मेरे पहले के वीडियोस में भी बता दिया है, और चाहिए तो मैं अभी भी एक और बार आपको बता देता हूँ कि इसको करा कैसे जा सकता है। मतलब कभी भी याद रखना, जब भी हमारे पास पहला वाला जो भी यहाँ पे एटम होता है, ये पहला वाला एटम जो है एक ही सिंगल एलिमेंट ही आपको लेना है, बाकी का ये वाला जो है MnO4 ये किसी और के साथ रिएक्शन बनाएगा। ये पूरा का पूरा जो एलिमेंट है ये किसी और के साथ रिएक्शन बना देगा। सो ये K है, K के बाद मेरे पास 2K है, तो अभी ये क्या बना रहा है मेरे पास, SO4 जो नियरेस्ट है उसने इसको पिक किया, SO4 को लिया है यहाँ पे। ये दूसरा यहाँ पे क्या बना सकता है मेरे पास, MnO4 है, राइट। सो MnO4 की जगह पे ये सल्फेट बना देगा, MnSO4 बनाएगा। उसके बाद आपका क्या चांसेस बच जाता है, एक ही चीज़ का, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो याद रखो कभी भी यहाँ पे जब आप करते हो तो आपको एसिड जो है एक बनना चाहिए, एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड आपका बनना चाहिए। H2SO4 हो सकता है वो, HCl हो सकता है वो, या फिर कोई भी मतलब जो है आपका एसिड होना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। सो और भी इसके ट्रिक्स है वो भी मैं डिस्कस करूँगा कभी, अच्छे से ही आपको बता दूंगा अगर आपका डिमांड आया बैलेंसिंग के इसमें बता दो अलग से तो। सो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ऑफ SO2 किस तरीके से लिया जाता है। सो देखो इस तरीके से पहली बात इसकी टोटल इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है शेयरिंग के लिए, तो इसके पास टोटल 5 होता है, ठीक है ना, सल्फर का। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 2 ऑक्सीजन है, तो ये स्टेबल नहीं है। तो जब भी आप इसको चेंज करते हो इसका डायरेक्शन, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बॉन्डिंग में चेंजेस आता है। SO डबल बॉन्ड अराइजेस फ्रॉम D पाई और पाई बॉन्डिंग भी होता है वो, D पाई और P पाई बॉन्डिंग भी होता है। इट्स अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 2
कैनोनिकल फॉर्म्स। इस पर डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, ज़्यादा कुछ आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। यूजेस आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मतलब ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क में वो पाया जाएगा, ये प्रिजर्वेटिव होता है, एंटी क्लो रहता है, डिसइंफेक्टेंट रहता है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर के लिए यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें। ओके, अभी वेरियस टाइप ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। अभी एक ही ग्रुप का एलिमेंट उसी ग्रुप के एलिमेंट के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ फ्लोरीन का, ठीक है, सब फ्लोरीन क्लोरीन के साथ क्या क्या बना सकता है। मतलब ClF बनाएगा, ClF3 बनाएगा, ClF5 बनाएगा। तो क्लोरीन क्लोरीन के साथ बनाएगा, नहीं बनाएगा। ब्रोमीन के साथ बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो हमेशा याद रखना फ्लोरीन का जो भी है वो मोस्टली जो होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण वो उसके ग्रुप के विदिन भी बॉन्डिंग बना देता है। ओके, ब्रोमीन के साथ कैसे रहेगा, BRF बनेगा, BRF3 बनेगा, BRF5 बनेगा। सो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, यहाँ पे IF7 बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो है यहाँ पे ज़्यादा इतना रिएक्टिव नहीं होता, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, तो फ्लोरीन जो है पावरफुल ज़्यादा होता है, तो वो रिएक्शन बना सकता है। सेम चीज़ आपका जो ब्रोमीन है वो क्लोरीन के साथ किस तरीके से बना सकता है, जैसे तो BrCl बन जाएगा। BrCl3 नहीं पॉसिबल है, BrCl5 भी पॉसिबल नहीं है। सो उसके लिए वो एक्सेप्शन केस है, सेम आपको ये नोट डाउन कर लेना है। और एक IBr बनेगा, आयोडीन के साथ कोई भी जो है यहाँ पे बनाएगा नहीं। ओके, आगे देख सकते हो आप लोग डायरेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरीके से बन सकता है। मतलब उसी ग्रुप के अंदर अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए भी इन्होंने रिएक्शन दिया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसको फोकस कर सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये दिया हुआ है। सो देखो 2 मोल्स ऑफ ClF बना दिया यहाँ पे, ये ICl बन गया, ये ब्रोमीन क्लोराइड बन गया, 2 BrCl बन गया, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आप XX3 का एक देख सकते हो। तो वो मेजरली चांसेस क्या होता है यहाँ पे बॉन्डिंग किस फॉर्म में हो सकता है, आप समझ लीजिए 2 जो है ClF फॉर्म में हो सकता है या ClF3 के फॉर्म में हो सकता है, उसके अलावा कोई भी चांसेस नहीं है, ज़्यादातर ये 2 ही चांसेस होते हैं। सो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का रिएक्शन आप देख सकते हो, ClF3, BrF3 और ICl3 होएगा। तो ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशंस होता है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, इंटर हैलोजन मतलब ब्रोमीन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवा देगा उस तरीके से। सो ये क्या हो जाएगा आपका Br2 BrF3 के, तो इस टाइम पे ये मुझे क्या देगा, एक सिंगल यहाँ पे कंपाउंड दे देगा जो कि होगा 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन फ्लोराइड। ओके, सिंगल कंपाउंड देगा 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन फ्लोराइड। सेम चीज़ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम ग्रुप के हैं, ठीक है ना, सेम ग्रुप के हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, मुझे ये ब्रोमीन फ्लोराइड प्लस ब्रोमीन क्लोराइड दे रहा है, यहाँ पे BrF3 प्लस BrCl दे रहा है। स्पेशल रिएक्शन ऑफ ICl, ये स्पेशल रिएक्शन इन्होंने दिया है, हीट किया है इसको, KClO3 लिया हुआ है आयोडीन को रिएक्ट कराने के लिए, तो ये ICl प्लस KiO3 दे रहा है, ठीक है। सो आई होप इस पर भी ज़्यादा आपको फोकस करने का ज़रूरत नहीं, खाली डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है, उस चीज़ को समझ लो आप। अभी यहाँ पे सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड है, देखो थोड़ा सा फोकस कर लो भाई, नहीं तो हालत कमलेश जैसी हो जाएगी, ठीक है। सो चलो देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन प्रॉपर्टीज क्या है। बेसिकली थर्मल स्टेबिलिटी इन्होंने दिया है। थर्मल स्टेबिलिटी जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे फर्स्ट क्लास बिरयानी आई है। टॉप टू बॉटम कैसे होता है, इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। सो ये सारा जो भी है पहले का ही रटाया हुआ ज्ञान है, पहले ही मैं ये सब आपको बता चुका हूँ कि अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो, जैसे कि यहाँ पे है फर्स्ट क्लास बिरयानी I8। प्लीज भाई मेरे दोस्त हो, आप सब मेरे दोस्त हो, प्लीज प्लीज भाई। तो उसके इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पे देखो ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आपका इंक्रीज होता जाएगा। ओके, सो ज़्यादा पावरफुल फ्लोरीन है और बॉटम टू टॉप आप आओगे तो वो डिक्रीज होगा। हाइड्रोलिसिस गिव्स ऑक्सा एसिड्स, तो ऑक्सो एसिड्स का एग्जांपल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑक्सो एसिड्स में आपका क्या होने वाला है, HOBr हो गया, HiO3 हो गया, वो सारी चीज़ें। डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑटो आयोनाइजेशन होता है, ऑटो आयोनाइजेशन। सो ऑटो आयोनाइजेशन यानी BRF, ये क्या हो जाएगा 2Br2 प्लस BRF5 होगा।
सो बेसिकली इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 5 मोल्स है, सिंपली इन्होंने मोल्स ने डिफाइन किया है। सो ये इसको ऑटो आयोनाइजेशन बोलते हैं। फ्लोरिनेशन नहीं होता, एडिशन अक्रॉस ओलेफिन्स, ओलेफिन्स में किस तरीके से बनेगा ये। सो देखो यहाँ पे CH2 है, सो ये CH2 बना दिया इसने डबल बॉन्डिंग के साथ, ये CH2 ये वाला CH2, ठीक है। और ये ICl, तो I एक क्लोरीन के साथ और क्लोरीन एक कार्बन के साथ, ओके। XX3 का दिया हुआ है इन्होंने, हो सके तो डायग्रामेटिक फॉर्म में हमेशा ट्राई करो, मतलब ये फॉर्म में, तो आपको समझ में आएगा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैसे बन रहा है, ठीक है। सो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ICl3 + H2O आपको क्या दे रहा है यहाँ पे, ऑक्सो एसिड्स के अगर इसमें हम लोग देखें तो HiO3 मिल रहा है, बाद में हमें क्या मिल रहा है, ICl और HCl मिल रहा है। याद रखना HCl पावरफुल होता है ICl से, ये चीज़ ध्यान रखना। ClF3 है तो इसको ब्रेक डाउन करोगे आप, क्या मिल जाएगा आपको, ClF2 ClF4 मिलेगा। ICl3 को करोगे तो ICl + क्लोरीन मिल जाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन से, इसको आप बाद में फोकस कर सकते हो। आप चाहिए तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर आपके पास टेक्स्ट बुक में भी ऑलरेडी दिया हुआ है। एक लास्ट देखते हैं हम लोग, बट नॉट द लीस्ट। तो देखो भाई इसमें क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सम इंटर हैलोजन कंपाउंड स्ट्रक्चर है। इसमें बेसिकली किस तरीके से हम लोग देखने वाले हैं, देखो ICl आयोडीन मोनोक्लोराइड है ना, आयोडीन मोनोक्लोराइड का किस तरीके से बनेगा, ये जो होता है अनस्टेबल होता है, लीनियर फॉर्म बनाता है, ठीक है ना। शेप इसकी बात कर रहे हैं तो ये लीनियर फॉर्म रहेगा आपका। ClF3 आप देख पा रहे हो, ये एंगल इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, अगर आप डायग्राम में देखो जो ये मैटर नहीं करता, ये तो आपका इस तरीके से भी बन जाता है, आप इसको निकाल दो तो क्लोराइड ट्राइफ्लोराइड बोलते हैं ClF3, मतलब ये तो समझ में आ रहा है, नेमिंग कन्वेंशन आपको समझ में आ जा रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको खाली इससे मतलब होना चाहिए, और आपके पास जो है ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, ओके। सो ये बेंटी शेप्ड इन्होंने दिया हुआ है, ये भी बेंटी शेप्ड हो गया आपका। ये क्या है, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड हो गया ये आपका, ये ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड हो गया, ये क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड हो गया, उस तरीके से। सो इसमें क्या हो रहा है, स्क्वायर पिरामिडल बन रहा है आपका, दोनों फॉर्म में स्क्वायर पिरामिडल बन जाएगा आपके पास। और ये FCl है, ये क्या है, BRF है आपके पास, ओके। सो इसमें क्या क्या हो रहा है, अगेन एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा वो वेकेंट रहेगा यहाँ पे इस केस में। तो वो स्टेबल कैसे हो जाएगा, जब भी मेरे पास और 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे, सॉरी ऑक्सीजन क्या बोल रहा हूँ, एक ऑक्सीजन हो सकता है बेसिकली, या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे और 2 जो भी है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स या हैलोजन कोई भी जो है एलिमेंट आ जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो चुका है आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर से भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ेगा, सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, सब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।